मैं अनिका मलिक एक अच्छे खाते पीते घराने में पैदा हुई थी। हम दो भाई बहन थे। मेरे पापा साल के 12 महीनों में से एक महीना ही घर पर होते थे। बाकी पापा के लिए उनका कारोबार ही सब कुछ था और हम दोनों बहन भाई उनकी राह तकते हुए ही बड़े हुए थे। पापा को जाने घर से दूर रहने में क्या मजा आता था कि कभी उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि उनके पीछे दो बच्चे और एक जवान बीबी है। पापा जाते तो घर की राह भूल जाया करते थे क्योंकि उन्हें मेरी अम्मा पसंद नहीं थी। लेकिन दादा दादी ने उनकी शादी जबरदस्ती मेरी अम्मा से करा दी थी। मेरी अम्मा एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत औरत थीं, लेकिन चाहकर भी वो कभी मेरे पापा के दिल में जगह नहीं बना सकी थीं। शादी के तीसरे दिन ही पापा कारोबार के सिलसिले में मुल्कों मुल्कों के सफ़र पर निकल पड़े थे और जब वापस आए तो मैं 3 महीने की थी। लेकिन मुझे देखकर भी पापा को कोई खुशी नहीं हुई थी। हर उस चीज़ से वो दूर भागते थे जो मेरी माँ की जात से जुड़ी हुई थी। न जाने मेरी माँ की जात में ऐसा कौन सा ऐब था जो मेरे पापा के लिए काबिल नफरत था। पापा आए और सिर्फ 2 माह रहने के बाद वो फिर से चले गए थे और फिर उनके पीछे माँ बाप और जवान बीबी रह गए थे। और दोबारा जब वो वापस आए तो अम्मा की गोद में मेरा भाई सुफियान था जो 1.5 साल का था, यानी 2.5 साल बाद वापस आए थे। दादी बड़ी कसमें खाती थीं कि उनका बेटा बड़ा आज्ञाकारी है, उनको बिना बताए कोई फैसला नहीं करेगा। लेकिन मेरी अम्मा कहती थीं कि जरूर एक और घर बसा रखा है, वरना अपनी बीवी और बच्चों से सालों तक कौन दूर रहता है। दादा और दादी को पछतावा था कि उन्होंने मेरी अम्मा की जबरदस्ती शादी करवाई थी। अम्मा की हालत देख देख कर दादा कुड़ते रहते थे और कभी कभी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहते थे, पुत्र रब भूल जाता है लेकिन लोग नहीं भूलते। तेरे गुनाहों को रब माफ़ कर चुका होगा, लेकिन मेरा पुत्र रब जितना महान नहीं है, वो नहीं भूलेगा। माँ के कौन से गुनाह थे कि पापा उनसे इतनी नफरत करते थे कि बरसों बरस शक्ल भी नहीं दिखाते थे। दादा अम्मा की हालत देख देख कर रोते रोते ही इस दुनिया से चले गए थे और अफसोस कि पापा दादा के आखिरी दीदार के लिए भी नहीं आ पाए थे। जब पापा आए थे तब तक दादा को दफना दिया गया था। मैं उस समय 7 साल की थी, लेकिन दादा ने मुझसे इतनी मोहब्बत की थी, उनका जाना मुझे बहुत महसूस हुआ था। बाप का प्यार कभी नहीं देखा था मैंने, लेकिन बाप से बढ़कर जिस इंसान ने मुझे और सुफियान को प्यार दिया था वो हमारे दादा थे। दादा की मौत पर यूं लगा था जैसे हम अनाथ हो चुके हैं, लेकिन दादी ने भी मेरे पापा से मुंह मोड़ लिया था। दादी ने कहा था, क्या फ़ायदा ऐसे इकलौते बेटे का जो बाप को कंधा भी न दे सका था। पापा रो रहे थे और फिर अपने अंदर के सारे गम को गुस्सा बनाकर मेरी माँ पर निकाल दिया था कि सिर्फ उनकी वजह से दादा दादी उनसे नफरत करते हैं। और कसूर मेरी माँ का भी क्या था, वो पढ़ी लिखी औरत, फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने पापा के साथ अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। दादा के 13वीं होने के बाद पापा एक बार फिर से हम सबको छोड़कर चले गए थे। पापा पैसे भेज देते थे, मोहब्बत किसको भेजते थे ये हमें नहीं पता था। बाप की शफकत और मोहब्बत क्या चीज़ होती है मैं और सुफियान कभी भी जान नहीं पाए थे, लेकिन पापा के आने का इंतजार फिर भी रहता था। और एक दिन पापा घर वापस आ गए, लेकिन वो इस बार अकेले नहीं आए थे। उनके साथ एक लंबी गोरी चिट्टी सी एक मॉडर्न सी लड़की भी थी, जिसने बहुत ही मॉडर्न से कपड़े पहने हुए थे, जो मेरी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और जब पापा ने बताया कि उनके साथ वो मॉडर्न सी लड़की पापा की बीवी है तो घर में कयामत आ गई थी। दादी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और अम्मा, जो उस लड़की को मेहमान समझकर चाय ला रही थीं, उनके हाथों से चाय के बर्तन गिरकर छनाक से टूट गए थे। मैं और सुफियान पर्दे के पीछे छुपे ये सब देख रहे थे। हमारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था और मैंने ड्रामे भी देखे थे जिनमें सौतेली माँ बहुत बुरी होती हैं और वो अपने पति के बच्चों पर बहुत जुल्म करती हैं और पति की पहली बीवी को भी घर से निकलवा देती हैं। और फिर वही हुआ था जो मैंने ड्रामों में देख रखा था। पापा ने वहीं खड़े खड़े कुछ कागजात मेरी माँ के हाथ पर रखे और तलाक देते हुए कहा था, इस घर से दफा हो जाओ। दादी ने भी बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पापा नहीं रुके थे और मेरी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। अम्मा ने मेरे और सुफियान के हाथ पकड़े, लेकिन पापा ने हमें मजबूती से पकड़ लिया और अम्मा को साफ कह दिया कि तुम जैसी औरत के साथ अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगा। पापा को बड़ी ही जल्दी याद आ गया था कि मैं और सुफियान उनके बच्चे हैं, और तुम जैसी औरत से पापा की क्या मुराद थी ये मुझे समझ नहीं आया था। अम्मा चली गई थीं और मैं सुफियान को अपने साथ लगाए एक कोने में बैठी थी। जब दादी आईं और हमें अपने कमरे में ले गई थीं, माँ के मरने के बाद हमारे पास अब दादी ही रह गई थीं। उस सारी रात मैं जागती हुई सोचती रही थी
कि जाने माँ कहाँ गई होगी। माँ का कोई भी तो नहीं था। एक भाई था अम्मा का, जो शादी होने के बाद ऐसे बदला था जैसे मौसम बदलते हैं, और अम्मा की एक बहन थी जो शादी करके अमेरिका अपने पति के साथ शिफ्ट हो गई थी। अगली सुबह पापा ने सारा निजाम अपनी नई बीवी के हाथों में दे दिया था। उस घर की बड़ी दादी थीं, लेकिन पापा ने एक ही दिन में अपनी बीवी को घर का करता धरता बना दिया था। मैं, सुफियान और दादी इस घर में कूड़ा करकट जैसी हैसियत के हो गए थे और एक कोने में पड़े रहते थे। नई माँ का नाम नीलम था। नीलम माँ ने पापा को पूरे तरीके से अपने काबू में कर लिया था। पापा अब घर के ही हो गए थे। नीलम माँ के कहने पर अब इसी शहर में अपना कारोबार शुरू कर लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नीलम माँ को ही देते थे। पापा ने हमें अम्मा के साथ जाने से रोक तो दिया था, लेकिन उसके बाद हमारी खबर तक न ली थी कि हम कैसे हैं या किस हाल में हैं। नीलम माँ ने कुछ ही दिन बाद मेरा स्कूल छुड़वा दिया था और मुझे घर के कामों पर लगा दिया था। सौतेली माँ यही तो करती है, और उनकी हरकत पर पापा ने उन्हें कुछ भी तो नहीं कहा था। दादी ने जब पापा से शिकायत की तो वो बोले, नीलम माँ है अनिका की, उसका अच्छा बुरा समझती है। और दादी उन्हें समझा भी नहीं पाई थी। अपनी सगी माँ ही सगी होती है। सौतेली माँ तो सिंड्रेला की माँ की तरह नोच खाती है और स्नो वाइट की माँ की तरह जान ले लेती है। मैं घर के कामकाज करने लगी थी और नीलम माँ की सेवा में ही अब मेरी जिंदगी गुजरने लगी थी। मेरी माँ ने मुझे खाने का निवाला भी खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाया था, और आज सिर्फ 10 साल की उम्र में मुझे सबको खाना बनाकर खिलाना पड़ रहा था। दादी मुझे देखती तो रो पड़ती थीं और रात को मेरे हाथ चूमकर मुझे सीने से लगाती थीं। काम कर करके मेरे नन्हे हाथों पर छाले बन जाया करते थे। नीलम माँ की परफ्यूम सफाई के दौरान टूटी तो उन्होंने मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि दुनिया मेरी नज़रों के सामने घूम कर रह गई थी। मैंने रोते हुए जब पापा को बताया तो उन्होंने मुझे और मेरी बात को वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे मेरी अम्मा को इग्नोर किया करते थे। और फिर उस दिन के बाद मैंने अपने होंठ सी लिए थे। मैंने कोई भी शिकायत नहीं की थी। और फिर मैंने दादी को ये भी नहीं बताया कि रोज़ पापा के जाने के बाद मुझे नीलम माँ के कमरे से किसी की आवाज़ें आती हैं, और ना ही पापा को बता पाई थी कि उनके जाने के बाद घर के पिछले दरवाजे का ताला खुला हुआ होता था। मैं अब बड़ी होने लगी थी और खूबसूरत भी होने लगी थी। जब 16 साल की हुई तो मेरा पहला रिश्ता आया था, जिसे नीलम माँ ने इनकार कर दिया था। ये रिश्ता किरण आंटी अपने बेटे के लिए लेकर आई थीं। किरण आंटी बड़ी ही नेक और परहेजगार औरत थीं, लेकिन एक मसला था कि उनकी जबान की तेजी के आगे कोई भी इंसान महफूज नहीं था। वो कड़वी जबान रखती थीं, जो सामने वाले को जला दिया करती थी। दादी से मैंने सुना था कि वो पहले मेरे पापा की मंगेतर हुआ करती थीं, लेकिन फिर पापा की शादी मेरी अम्मा से हो गई थी। और एक बात जो दादी ने मुझे बताई वो सुनकर तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे कि मेरे पापा मेरी अम्मा को पसंद करते थे और अपनी मर्जी से किरण आंटी से मंगनी तोड़कर मेरी अम्मा से मंगनी की थी। लेकिन जब शादी का वक्त आया तो अपनी शादी करने से इनकार कर दिया था। ये कैसा राज था जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं था और दादी मुझे बताना भी नहीं चाहती थीं। वो कौन सा गुनाह था मेरी माँ का, जिस पर रब ने तो उन्हें माफ़ कर दिया था लेकिन मेरे पापा ने नहीं किया था। ये बहुत बड़ा राज था जिससे मैं ना वाकिफ थी। खैर, मैं बात कर रही थी कि किरण आंटी मेरे लिए रिश्ता लाई थीं, लेकिन नीलम माँ ने न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि धक्के देकर किरण आंटी को घर से निकाल दिया था। पापा ने सुना तो नीलम माँ का ही साथ दिया कि अच्छा किया। नीलम माँ को अब और भी ज़्यादा शय मिल गई थी। उन्होंने सुफियान को बोर्डिंग में दाखिला करवा दिया और हमेशा की तरह पापा को नीलम माँ के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था। सुफियान रोता रहा कि मुझे खुद से और इस परिवार से दूर न करें। मैं दादी के और अपनी बहन के बिना नहीं रहना चाहता, लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती बोर्डिंग में उसे छोड़ दिया था। मेरे पापा बहुत बुरे थे, इतने बुरे कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं उन्हें देखूं। जैसे जैसे समय गुजरता रहा मेरी मुश्किलें भी बढ़ती रहीं, और उस दिन तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब सुबह मैं दादी को चाय देने गई, लेकिन दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब मैंने उन्हें छूकर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था कि मेरी दादी, मेरी जान से प्यारी दादी, मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, मेरी पक्की सहेली दुनिया छोड़कर चली गई थीं। दादा के जाने पर लगा था कि हम अनाथ हो गए हैं, और दादी के मरने पर तो लगा था कि आज मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। मेरी आवाज़ तक आज तक किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन दादी के मरने पर मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। मेरी चीखों ने घर के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया था। मैंने चीख चीख कर अपने हर दुख को बाहर निकाल लिया था। मैं इतना रो चुकी थी कि अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरा और सुफियान का दुख सबसे बड़ा था। माँ के बाद दादी ही हमारी माँ बनी थी और हम दोनों ही उनके बहुत करीब थे, लेकिन खुदा हर उस इंसान को उससे दूर कर रहा था जिससे मुझे मोहब्बत थी। दादी के अंतिम संस्कार हुआ तो सबकी ज़िंदगी रूटीन पर आने लगी थी, सिवाय मेरे।
दादी को मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी, लेकिन नीलम माँ के डर से मैंने फिर से घर के काम काज करना शुरू कर दिया था। मेरे दिमाग में हर समय दादी के जाने का गम और माँ बाप के बीच एकदम पैदा हुई नफरत का राज घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरे बाप का दिल बदल दिया था। जिस मंगनी को उन्होंने अपने मन से किया था, शादी तक आते आते उस दिल में नफरत कैसे पैदा हो गई थी। मेरे दिमाग में उभरते सवालों के साथ साथ घर में कुछ और भी चल रहा था। पहले पहले तो नीलम माँ के आवारा से दोस्त कभी कभी उनसे मिलने आते थे और 1-2 घंटे कमरे में रहते थे, लेकिन अब कुछ और भी अजीब होने लगा था। भांति भांति के मर्द अब रोजाना सुबह पापा के जाते ही आ जाते और फिर शाम गए ही जाते थे। इस दौरान नीलम माँ सिर्फ एक बार कमरे से बाहर आती थी और मुझे खाने का मेनू बताकर चली जाती थी। मुझे हैरत होती थी कि जब वो मुझे खाने का कहने आती थी तो उन्होंने नाइटी पहनी होती थी। मुझे खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाने की अनुमति नहीं थी। मैं कमरे के बाहर खाना रखकर दरवाजे पर नॉक कर देती थी और नीलम माँ खुद ले जाया करती थीं। मुझे अब कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। और जब नीलम माँ ने मुझे समझाया कि जैसे ही तुम्हारे पापा की गाड़ी घर में दाखिल हो तो तुम दरवाज़ा खोलने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करना, और अगले ही दिन जब पापा दोपहर को घर आ गए तो मैं फ़ौरन नीलम माँ के कमरे की तरफ भागी थी और अचानक ही दरवाज़ा खोल दिया था तो ये देखकर मेरा सर चकरा गया था। नीलम माँ और उनका दोस्त अर्धनग्न हालत में बेड पर। आगे का सीन मुझे देखा नहीं गया था। मैं फ़ौरन वापस पलट आई थी और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या देख कर आई हूँ। मेरे दिमाग में हथौड़े से बजने लगे थे। मैं काँप रही थी, रो रही थी। वो औरत मेरे बाप को धोखा दे रही थी और मेरा बाप अपनी सारी मोहब्बत और दौलत उस पर लुटा रहा था। जिस औरत के लिए मेरे बाप ने मेरी माँ को धुतकार दिया था, वो औरत मेरे बाप की इज्जत के साथ खेल रही थी। लेकिन ये एक दिन का किस्सा नहीं था। नीलम माँ के नाबारा दोस्तों का आना जाना अब हमेशा लगा रहता था। लेकिन उस दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी और ना ही किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा था। अगले दिन मैं डरती डरती कमरे से बाहर निकली तो अचानक मेरे सामने नीलम माँ आ गई, जिसे देखकर मैं डर गई थी। लेकिन उसके चेहरे पर कमीनी सी हंसी थी और फिर मेरा बाजू मरोड़ कर वो सख्ती से बोली थी कि जो तुमने देखा है उसका जिक्र किसी से मत करना, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कब सूफियान बोर्डिंग स्कूल से गायब हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं उसकी धमकी सुनकर डर गई थी और अपना मुंह सी लिया था। मेरी खामोशी देखकर उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगा दी थी कि तुम्हारे पापा जब भी घर उनके दोस्त की मौजूदगी में आएंगे तो पहले मुझे खबर दोगी और फिर उनके दोस्त के जाने के बाद ही दरवाज़ा खोलोगी। मैंने अपनी जिम्मेदारी अब पहचान ली थी और अब बखूबी उसे निभा भी रही थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। नीलम माँ अपने दोस्त के साथ कमरे में बंद थीं। बंद कमरे में क्या हो रहा था मुझे सब पता था। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, 17 साल की होने वाली थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि नीलम माँ किचन में चली आईं। वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रही थीं। आज तो उनके अंदाज ही बदले हुए थे। वो मेरे बहुत करीब आ गईं और कहने लगीं, अनिका तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे शरीर का एक एक अंग तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। मैं नीलम माँ की बातें सुनकर भी खामोश रही। नीलम माँ ने आगे कहा, अनिका उस दिन तुमने मुझे मेरे दोस्त के साथ जिस हालत में देखा था, क्या वो सब कुछ तुम भी करना चाहती हो? सच कहती हूँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। मेरा एक दोस्त तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया है। वो तुम्हारे साथ एक रात। आगे के शब्द मैं सुन भी नहीं पाई थी और वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली आई थी। नीलम माँ क्या कहना चाहती थी मैं सब समझ गई थी, लेकिन मैं इतनी घटिया और गिरी हुई लड़की नहीं थी कि मैं अपनी इज्जत का सौदा कर देती। लेकिन अब नीलम माँ की नज़रें मेरे आर पार होती महसूस हुआ करती थीं। मुझे अब अपनी इज्जत खतरे में महसूस होने लगी थी। लेकिन शायद रब को मेरी इज्जत बचानी थी, तभी तो उस दिन घर में सब्जी ख़त्म थी तो मैं वो लेने मार्केट चली गई थी कि मेरी नज़र मेरी सगी माँ पर पड़ी थी। वो बस स्टैंड पर खड़ी शायद बस का इंतज़ार कर रही थीं। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरा मुरझा चुका था। कपड़े भी काफ़ी पुराने लग रहे थे, जिससे साफ जाहिर था कि वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मैं भागकर उनके पास गई और उनके गले लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आसपास के लोग हमें हैरत से देख रहे थे। उन्होंने मुझे चुप कराया और अपने साथ करीबी पार्क में ले आई थीं, जहाँ पानी पिलाने के बाद उन्होंने मेरा माथा चूमा और नम आँखों से मेरी खैरियत पूछने लगीं तो मैं रो दी थी। और उस दिन मैंने माँ से सवाल किया था कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जिसने पापा के दिल में मोहब्बत को नफरत में बदल दिया था। तो मेरी माँ ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो दिल चीर देने वाली थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। माँ ने बताया कि मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरा एक भाई और एक बहन मुझसे छोटे थे। पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे और मेरी माँ
जब मैं मैट्रिक में थी तभी कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़ गई थी। पापा की नौकरी अच्छी थी तो जिंदगी खूब मज़े से गुजर रही थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दुनिया का हर ऐशो आराम घर पर मौजूद था और हर इच्छा मुंह से निकलते ही पूरी हो जाया करती थी। मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो पापा ने मेरे एडमिशन देश की सबसे महंगे कॉलेज में करवा दिया था। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी तो वेलकम पार्टी पर मैं स्टेज पर एक गाना गा रही थी जो पूरे डिपार्टमेंट को बहुत पसंद आया था, और तुम्हारे पापा को मेरी आवाज़ के साथ साथ मैं भी बहुत पसंद आ गई थी। तुम्हारे पापा मेरे सीनियर थे और काफ़ी बार मेरी रैगिंग भी कर चुके थे, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं आए थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे उनसे दोस्ती हो गई थी और फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। अभी मेरे ग्रेजुएशन को साल भर रहता था तभी उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। तुम्हारे पापा हैसियत में हमसे थोड़े कम थे लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान थे, और सबसे बढ़कर तुम्हारे दादा दादी बहुत अच्छे थे। और फिर इस रिश्ते में मेरी भी मर्जी शामिल थी, इसलिए मेरे पापा ने फ़ौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। और सारे शहर ने देखा था कि किस कदर धूमधाम से मेरी और तुम्हारे पापा की मंगनी हुई थी। मंगनी के बाद भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो मैं बहुत खुश थी कि अब मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने बहुत कुछ दिया था हमें, लेकिन कभी कोई आजमाइश नहीं आई थी हम पर, और फिर शायद वो मुसीबत हमारी आजमाइश थी, या किसी जाने अनजाने किए गए गुनाह की सज़ा जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ चिपकी रही और मुझे अंदर ही अंदर दुख देती रही थी। वो एक ऐसी मुसीबत या आजमाइश थी जिसके गुजर जाने के बाद सबकी ज़िंदगियां सवर गई थीं सिवाय मेरे। एक मैं ही थी जिसे अनजाने में जाने कौन से पाप हो गए थे, जिसकी सज़ा के तौर पर मुझे मुसीबत में फंसा दिया गया था। मेरे पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी करप्शन करके बेईमानी का और हराम का पैसा खिलाया था, और शायद वो हराम का ही पैसा था जिसने ज़िंदगी में हमारी मुसीबतों से भर दी थी। नाजायज़ कमाई कभी हजम नहीं होती, एक ना एक दिन अपना हिसाब जरूर लेती है, सो हमसे भी लिया गया था। मेरी नज़र में मेरे पापा हीरो थे जिन्होंने हमें सारी ज़िंदगी मेहनत और ईमानदारी से पाला था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं कितने बड़े सपने में जी रही थी, और जब सपने से जागी तो जाना कि मेरे पापा हीरो नहीं थे। जनता की मेहनत से भरे टैक्स से पापा ने खुद भी अय्याशी की थी और हमें भी करवाई थी, और उसकी सज़ा पापा ने और हम सब ने भुगती थी। हमारे घर पर रेड पड़ी थी, पापा को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इन दिनों तुम्हारे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हुए थे, और उन्हें कुछ भी बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही खुद को शर्मिंदा करना चाहती थी, तो अकेले तमाम हालातों से लड़ती रही। पापा पर करप्शन साबित हुई तो हमारी तमाम दौलत जायदाद, यहाँ तक कि हमारा वो घर जिसमें हम रह रहे थे, सब कुछ कब्जे में कर लिया गया था। पापा तो जेल चले गए। कुछ दिन बाद पता चला कि पापा ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो बदनामी सह न सके थे। मगर हम लोग सड़क पर आ गए थे। तुम्हारे दादा ने फ़ोन करके कहा कि हम लोग उनके पास चले जाएं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने मना कर दिया, और फिर मैं अपनी मासी के पास चली गई। मैं कभी भी उनसे पहले नहीं मिली थी, और ये देखकर मुझे हैरत का झटका लगा कि मासी के पास न सिर्फ एक आलीशान घर था बल्कि दो दो गाड़ियाँ भी थीं। लेकिन फिर भी वो हर साल सदका खैरात के नाम पर एक मोटी रकम मेरे पापा से ऐंठा करती थीं। मुझे दुख तो हुआ था, लेकिन उस समय हम पूरी तरह मासी के रहमो करम पर थे, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन मासी भी कितने दिन तक झेल पाती। 2 महीने बाद ही कह दिया कि तुम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लो। उनके पति और उनके बेटे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले रिश्तेदारों का अपने घर में रहना मंजूर नहीं था। मुझे अच्छे से याद था मासी का कि यही बेटा हमारे घर ऐशो आराम से आकर रहता था और अपनी पत्नी और बच्चों को भी लाता था, लेकिन कभी हमारे माथे पर बल भी नहीं आया था। और आज वही हमें मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला कह रहे थे, और हमारे मौसा जी हमें बच्चा बच्चा करते और अपनी औलाद कहते थे, नहीं थकते थे जब तक हमारे पास दौलत थी। और जैसे ही हमारे हालात बदले थे वो हमें घर से बेघर कर चुके थे। मुश्किल समय में बहुत से अपनों के चेहरे मेरे सामने जाहिर हो गए थे। अपने बहन और भाई को लिए मैं एक किराए के घर में रहने लगी और एक कंपनी में नौकरी कर ली। तनख्वाह अच्छी थी, 30,000 रुपये थी, लेकिन मकान का किराया ही 10,000 था, तो बाकी के 20,000 में कैसे गुजारा होता। इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढनी शुरू कर दी, और साथ साथ छोटी बहन के लिए रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया। अभी भाई ग्रेजुएशन कर रहा था और मुझे उसका भी फ्यूचर सेट करने के बाद अपने बारे में सोचना था। मेरे साथ कंपनी में 2 लड़कियां काम करती थीं जिनकी तनख्वाह तो मेरे ही बराबर थी, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई था। ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, जूते, सब कुछ उनके पास महंगा होता था। और तो और 1 करोड़ की तो उन दोनों के पास गाड़ी थी। वो दोनों कोई पार्ट टाइम जॉब करती थीं जिससे वो इतना कमा लिया करती थीं। मैंने जब उनसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया,
जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। और जब दोनों ने मुझे भी उस काम की ऑफ़र की तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती थी। उन दोनों ने बताया था कि बड़े बड़े फंक्शंस और पार्टियों में अब किन्नर को नहीं बल्कि डांसर लड़कियों को बुलाया जाता है, जिन पर अमीर लोग लाखों रुपये फेंकते हैं, और कम से कम एक फंक्शन का एक लड़की के हिस्से में 5 लाख आ जाता है। और रोजाना अगर फंक्शन पर जाया जाए तो महीने का 1.5 करोड़ तक आसानी से कमा सकते हैं। हाँ, कभी कभी किसी फंक्शन में अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाना पड़ सकता है, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है अगर करोड़ों रुपये का सवाल हो तो। मुझे पैसों की तो ज़रूरत थी, लेकिन इसके लिए मैं इतना बेहुदा काम नहीं कर सकती थी। लेकिन अचानक छोटी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया था। लड़के का नाम सुमित था और वो अमेरिका की कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करता था। माँ बाप नहीं थे, एक बहन थी, उसी ने ये रिश्ता दिया था। लड़का दहेज लेने से इनकार कर रहा था, लेकिन लड़के की बहन बिना दहेज के शादी करने को राजी नहीं हो रही थी। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाली उसी लड़की से बात की और फिर मैं उसके साथ एक फंक्शन में चली गई। मुझे 5 लाख रुपये मिले थे, जो मैंने बहन को विदा करते हुए उसके अकाउंट में जमा करवा दिए थे। और वो विदा होकर अमेरिका चली गई तो मेरा बोझ थोड़ा कम हुआ था। लेकिन अब वो लड़कियां मुझे फोर्स कर रही थीं कि ये काम अब रेगुलर करो, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता था। लेकिन जब छोटे भाई के लास्ट सेमेस्टर की फीस सर पर आई तो मजबूरन मुझे फिर से एक और फंक्शन करना पड़ा और भाई की डिग्री पूरी हो गई। इस दौरान तुम्हारे पापा मुझे बराबर कांटेक्ट में रहे थे और सिर्फ ये जानते थे कि मैं कंपनी में नौकरी कर रही हूँ, बस इसीलिए वो मेरी हिम्मत बंधाते रहते थे। छोटे भाई का ग्रेजुएशन हुआ तो उसने जिद पकड़ ली कि नौकरी नहीं करेगा बल्कि अपना बिजनेस करेगा, जिसके लिए 1 करोड़ की रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वो ना समझा तो मैं अब लगातार फंक्शन करने शुरू कर दिए थे। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रात थी। मैं उस फंक्शन में डांस कर रही थी जब उस कोठी के मालिक ने मेरी तरफ इशारा किया और अपने एक खास आदमी के कान में कुछ कहा था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैंने अपने पैसे इकट्ठे किए और अपने घर आ रही थी कि तभी एक आदमी ने मेरा मुंह दबाकर मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और कमरे को बाहर से लॉक लगा दिया। मैं दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वही कोठी का मालिक कमरे के अंदर आया। वो कोई 60-65 साल का बुढ़ा था, चेहरे से ही दरिंदगी झलक रही थी। वो रात मेरे ऊपर कयामत की रात थी। सुबह तक मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और घर आ गई थी और एक की जगह 2 करोड़ छोटे भाई के हाथ पर रख दिए थे, जिससे उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया था, जो उसकी मेहनत और लगन से सिर्फ 1 साल में ही ऐसा तरक्की कर गया था। और फिर उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। मेरा फ़र्ज जब ख़त्म हुआ था तब तक मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ गवा चुकी थी। मुझे तो अब जीने की भी इच्छा नहीं होती थी। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे सास ससुर मेरी शादी की तारीख लेने आ गए थे। लेकिन अचानक से तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। किसी ने उनको मेरी पार्टी में डांस करने की सारी वीडियो भेज दी थी और कुछ फ़ोटो भी थे। उन फ़ोटोज़ में मैं उसी बुढ़े के साथ बहुत ही गंदी हालत में थी, जिसके बाद वो मेरी शक्ल भी देखने के लिए राज़ी नहीं थे। और जब मेरे सास ससुर को पता चला तो वो भी बहुत नाराज़ हुए थे। लेकिन मैंने उनके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो ज़बरदस्ती किया गया था। हाँ, पार्टियों में डांस मैं अपनी मर्जी से करती थी, लेकिन वो भी मेरी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी को देखते हुए तुम्हारे दादा दादी ने तो मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन तुम्हारे पापा किसी भी दलील को मानकर मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं थे, बल्कि वो मुझसे शादी करने को भी तैयार नहीं थे। और दूसरी तरफ मेरे भाई की पत्नी को मेरी मौजूदगी अब बुरी लगने लगी थी और उसकी बातों में आकर कई बार मेरा खुद का भाई मुझे घर से निकलने के लिए कह चुका था। उसके लिए मैंने अपनी इज्जत, मोहब्बत, फ्यूचर सब दांव पर लगा दिया था। उसने भी मुझे जल्द से जल्द शादी करके जाने का कह दिया था। मेरे हालात देखते हुए तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे पापा को बहुत फोर्स किया, फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे शादी करवा दी थी। लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शादी की पहली रात ही मुझे एक बाजारू औरत कहकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उनके दिल में मेरे लिए जो मोहब्बत थी वो रत्ती भर भी नहीं बची थी। लेकिन मैं अपने रिश्ते को हर हाल में बचाना चाहती थी। मैंने जो किया था वो मजबूरी में किया था और मैं इस सब के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी थी और रो रो कर अपने रब से माफ़ी भी मांग चुकी थी और तुम्हारे पापा से भी। लेकिन शायद रब ने तो मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन तुम्हारे पापा ने नहीं किया था। वो हमेशा काम के बहाने घर से गायब रहते और तुम्हारे पापा का साथ पाने के लिए मैं अकेली ही तड़पती रहती थी। और उधर तुम दोनों बच्चे भी अपने बाप के साय से महरूम हो गए थे।
मुझे लगा था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका गुस्सा दिखावे का है, कुछ ही समय के लिए है। लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद भी उनके दिल में मोहब्बत नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि मोहब्बत कभी थी ही नहीं। और जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो साबित हो गया कि उन्हें मेरी तरफ अट्रैक्शन था। यूनिवर्सिटी में हर लड़के लड़की को हो ही जाता है। उन्होंने मुझे घर से निकाला तो मेरे पास रहने का कोई ठिकाना न था। मजबूरन अपने भाई के घर जाना पड़ा। मेरा स्वागत बहुत ही ठंडे और कड़े व्यवहार से किया गया था। जब भाई की पत्नी ने जाना कि मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ तो बहुत ही हंगामा किया था। भाई ने मुझे घर से चले जाने का कह दिया, लेकिन बहुत तो हाथ पैर जोड़ने के बाद मैं उनके सर्वेंट क्वार्टर में रुक गई थी। भाई का कारोबार खूब फैला हुआ था, लेकिन वो मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता था। इसलिए आज मैं सड़कों पर मारी मारी फिरती हूँ, नौकरी तलाश करती हूँ। बहन को फ़ोन करूँ तो वो कहती है, सर मत खाओ दीदी, अपनी ज़िंदगी जियो और हमें भी जीने दो। जिनके लिए मैं बर्बाद हो गई वो मेरी बात सुनना और शक्ल देखना भी नहीं चाहते। अपनी माँ की कहानी सुनकर मैं रो पड़ी थी। सच में उनके साथ कितना बुरा हुआ था। उनके बहन और भाई किस कदर एहसान फरामोश निकले थे, जिन्होंने मेरी माँ की कमाई खाई थी और जब माँ को खिलाने की बारी आई तो 9-2-11 हो गए थे। मुझे माँ के पास बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैंने वापस जाना चाहा। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी माँ के पास ही रहूं, लेकिन उनके पास तो खुद मुश्किल से रहने के लिए जगह थी, तो मैं कहाँ उन पर बोझ बनती। तो मैं सब्जी के लिए लाए हुए पैसों से अपनी माँ को खाना खिला दिया और खुद खाली हाथ ही घर की तरफ चल पड़ी। जहाँ इतना नीलम माँ से सुनती हूँ, वहाँ थोड़ा और भी सह लूँगी। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नीलम माँ और उनका आज वाला दोस्त फर्श पर बेजान पड़े हुए थे और पापा सोफे पर सर पकड़े बैठे थे। तबाही हो चुकी थी, यानी कि मैं जाते हुए दरवाज़ा बंद करना भूल चुकी थी। पापा अचानक से आ गए थे और नीलम माँ को उनके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था और फिर वही किया था जो ऐसे मौके पर गैरत के नाम पर किया जाता है। पापा ने नीलम माँ और उनके आशिक को ठंडा कर दिया था। पापा ने मेरी तरफ देखकर मुझे चुप रहने का और दरवाज़ा लॉक करने का कहा। मैं मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों को रोकते हुए दरवाज़ा बंद करके एक कोने में बैठ गई थी और वहीं बैठे बैठे मैंने पापा की सारी कार्रवाई देखी थी। पापा ने आंगन में गड्ढा खोद कर उन दोनों को उसमें डाल दिया था और फिर दोबारा उसके ऊपर मिट्टी डालकर घास लगाकर ऐसा कर दिया था जैसे वो जगह कभी खुद ही न गई हो। पापा ने अपने जुर्म के सारे सबूत मिटा दिए थे। पापा बोले, मैं तो इसे बहुत ही शरीफ औरत समझता था, लेकिन ये तो बहुत ही गंदी औरत निकली। उस दिन पापा पहली बार इतना बोले थे। पापा ने कहा, मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे लगता था उसने अपनी मर्जी से अपनी इज्जत का सौदा किया था और शायद भगवान ने मुझे इसी बात की सज़ा दी थी कि मेरी किस्मत में एक गंदी औरत लिख दी गई थी। इस घर में नीलम दफन थी और सोते सोते मैं डर जाती थी और चीखें मारने लगती थी। तभी पापा ने मेरा इंतजाम करने का सोचा, वरना मैं उनकी पोल पट्टी खोल सकती थी। पापा ने अगले ही दिन किरण आंटी को बुलाया और उनके बेटे से मेरी शादी तय कर दी। किरण आंटी की नज़रें मुझे अजीब और बड़ी ख़तरनाक मालूम होती थीं और मुझे उनसे डर भी बहुत लगता था, लेकिन पापा से इनकार भी नहीं कर सकती थी। तो एक दिन सादगी के साथ मुझे निहाल के साथ विदा कर दिया गया। पहली रात में ही मैं जान गई थी कि निहाल बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रा सख्त मिजाज का है। और एक और बात जिसे मैं जान गई थी कि निहाल किरण आंटी का सौतेला बेटा था। जब किरण आंटी की शादी हुई थी तो निहाल 3 साल का था और अपनी माँ को खो चुका था। तब से किरण आंटी ही उसकी माँ थी। निहाल के घर के 2 हिस्से थे, एक जो किरण आंटी का था, जहाँ किरण आंटी और उनका 14 साल का बेटा रहते थे। लेकिन किरण आंटी के हिस्से में जाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि किरण आंटी के कहे के मुताबिक वो हिस्सा बहुत ही पवित्र हिस्सा था और सिर्फ पवित्र लोगों और आत्माओं के लिए था। किरण आंटी की नज़र में सिवाय उनके कोई भी पवित्र और परहेजगार नहीं था, इसलिए कोई उनके हिस्से में गया भी नहीं था। दूसरा हिस्सा निहाल का था और किरण आंटी अपने बेटे समेत ज़्यादातर निहाल के हिस्से में ही पाई जाती थीं और जिसने भी उनसे मिलना होता था वो वहीं आकर मिल लेता था। मैं इस घर में बहुत जल्दी ही एडजस्ट हो गई थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती 14 साल मेरे देवर विक्की से हो गई थी। विक्की मुझसे काफ़ी अटैच हो गया था और भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। हम दोनों साथ खेलते थे, साथ खाते थे, लेकिन निहाल मुझे मना करता था। वो कहता कि विक्की से दूर रहा करो वरना बहुत ज़्यादा पछताओगी। लेकिन मैं निहाल की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि निहाल और विक्की के रिश्ते में सौतेलापन है, इसलिए निहाल मुझे विक्की से दूर रहने का कहता है। वरना विक्की तो छोटा सा मासूम सा बच्चा था जिसकी शरारतें चेहरे पर हंसी ले आती थीं। और फिर जब मेरी उम्मीद से होने की खबर मिली तो सबसे ज़्यादा खुशी भी किरण आंटी और विक्की को ही हुई थी।
और एक दिन तो मैं हैरान रह गई जब निहाल ने मुझे सख्ती से मना किया था कि किरण आंटी से कुछ भी लेकर मत खाना। मुझे हैरत हुई कि निहाल अपनी सौतेली माँ और भाई के लिए दिल में इतनी नफरत क्यों रखता है, जब वो दोनों तो निहाल पर जान देते थे और सबके सामने तो निहाल भी अपनी जबान से उन दोनों के लिए शहद ही टपकाता रहता था, तो फिर मेरे सामने ही ऐसा क्यों कहता था। एक दिन मैं और बिक्की घर पर ही क्रिकेट खेल रहे थे कि मैंने छक्का मारा और गेंद घर से बाहर चली गई। घर के बाहर मेन रोड था। बिक्की जैसे ही गेंद लेने गया तो थोड़ी देर बाद उसकी चीख सुनाई दी थी। जब मैंने जाकर देखा तो वो जख्मी पड़ा था, कोई गाड़ी से टक्कर मार कर भाग गया था। मैंने किरण आंटी को बुलाया और एम्बुलेंस को भी कॉल कर दी और बिक्की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा चोटें आने की वजह से बिक्की की सांसें टूट चुकी थीं। बिक्की की मौत का दुख मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था। वो मेरा इकलौता ऐसा दोस्त था जिसके साथ मैं बहल जाया करती थी। निहाल मुझे संभालने की कोशिश करता कि मेरे इस तरह रहने से हमारे बच्चे पर नुकसान पहुंचेगा। कुछ समय के बाद सब कुछ रूटीन पर आने लगा था, लेकिन अचानक से मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे थे जिसमें बिक्की आता था। वो मुझे पुकारता कि भाभी मेरी कब्र में तुम्हारी एक चीज़ है, आकर ले जाओ ताकि मेरी रूह को शांति मिले। जब मैं ये सपना देखती तो ऐसा लगता कि जैसे ये आवाज़ें मेरे कमरे में गूंज रही हैं। मैं जल्दी ही अचानक से अपनी आंखें खोल देती, लेकिन कमरे में कोई भी मौजूद न होता था। पहले तो मैंने अपना इसे वहम जानकर सर झटक दिया था, लेकिन फिर ये सपना मुझे अब रोज रोज आने लगा था। वो मेरे सपने में आता, रोते हुए कहता, भाभी प्लीज मेरी कब्र खोलो और अपनी वो कीमती चीज ले जाओ, नहीं तो मैं ऐसे ही तड़पता रहूंगा। मुझे बिक्की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए उसकी बात मानकर मैंने कब्रिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। और अगली रात जब निहाल सो गया तो मैंने बड़ी सी चादर में खुद को लपेटा और टॉर्च लेकर घर से निकल गई और कब्रिस्तान जा पहुंची। अंधेरे में थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे बिक्की की कब्र मिल गई थी, लेकिन डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने चादर में छुपाकर घर से कुदाल भी लेकर आई थी, जिससे मैं कब्र को खोदने लगी। और जैसे ही पूरी कब्र खुल गई तो ये देखकर मेरा दिल दहल कर रह गया था कि वहां तो बिक्की क्या, किसी की भी लाश या कोई भी चीज नहीं थी। बिक्की को इसी कब्र में दफनाया गया था और कब्र की तख्ती पर भी बिक्की का ही नाम लिखा हुआ था। मगर कब्र से बिक्की कहाँ गायब हो सकता है। अभी मैं यही सोच रही थी कि किसी ने मुझे धक्का मारा और मैं सीधी कब्र में जाकर गिरी थी और फिर मेरी टांगों में जैसे जान निकल गई थी। कब्र के ऊपर बिक्की और किरण आंटी खड़े मुस्कुरा रहे थे और फिर उन्होंने मुझ पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। और इससे पहले कि वो मुझे जिंदा दफना देते, बहुत सारे लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगी थीं और फिर एक फायर होने के बाद बहुत सारी टॉर्च ऑन हुई थीं। वो टॉर्च और कदमों की आवाज़ पुलिस की थी जो निहाल अपने साथ लाया था। निहाल ने जल्दी से मुझे कब्र से निकाला। मैं बेहोश हो चुकी थी। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में मौजूद थी और निहाल मेरे साथ बैठा था, लेकिन निहाल को देखकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ था। मेरे दिमाग में कल वाला हादसा घूमा तो मैंने उसके बारे में निहाल से पूछा। निहाल ने बताया कि मैंने किरण को हमेशा माँ समझा था, लेकिन उन्होंने अपने घर में काला जादू करना शुरू कर दिया था, जिसका शिकार दूसरे नंबर पर मेरा बाप बना था। और फिर धीरे धीरे वो तमाम लोग जो उसकी राह में आते चले गए उसका शिकार बनते चले गए थे। उसका पहला शिकार तुम्हारे पापा बने थे। वो किरण ही थी जिसने तुम्हारी माँ की डांसिंग वीडियोस और कुछ फोटो भेजे थे और फिर काले जादू से तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का दिल बुरा कर दिया था। जब मुझे ये सब कुछ पता चला तो मुझे किरण से नफरत महसूस हुई थी और तुम्हारी माँ के लिए बहुत दुख हुआ था। मैंने किरण से कहा कि या तो अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी गलतियों का पश्चाताप करो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस को बयान दे दूंगा। और तब मेरी सौतेली माँ डर गई थी। उसने पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? और फिर मैंने तुमसे शादी के लिए प्रस्ताव रखा था। मैं कम से कम तुमसे शादी करके तुम्हें उस नर्क से बचाना चाहता था। मेरी सौतेली माँ किरण मेरी शादी तुम्हारे साथ करवाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जिद के आगे वो मजबूर हो गई थी। फिर उधर तुम्हारी सौतेली माँ ने ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, लेकिन मैं अब भी हिम्मत नहीं हारा था। मैं अब भी इंतजार में था कि तुमसे ही शादी करूंगा। किसी ना किसी तरह तुम्हें उस नर्क से जरूर निकालूंगा। लेकिन एक दिन खुदा ने मेरी खुद ही सुन ली और देखो तुम्हारी और मेरी शादी हो गई। मैं तुम्हें इसीलिए इन दोनों से दूर रहने का कहता था, क्योंकि किरण ने बिक्की को भी खुद जैसा बना दिया था। तुमने शायद मेरी बात पर अमल करके किरण की दी हुई कोई चीज़ नहीं खाई थी, इसीलिए तो तुम और हमारा बच्चा सेफ हो। जब मेरी सौतेली माँ को पता चला था कि तुम उम्मीद से हो तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो कोई नया बारिश नहीं चाहती थीं, बल्कि तुमको और मुझे
अपने रास्ते से हटाकर सारी दौलत जायदाद विक्की और अपने नाम करवाना चाहती थी। इसीलिए उसने विक्की की मौत का खेल रचा और तुम्हारे सोने के बाद विक्की तुम्हारे कमरे में जाकर अजीब सी आवाज़ में बोलता था। वो सब कुछ बोलता था जो तुम्हें लगता था कि तुम सपना देख रही हो। हकीकत में वो सपना नहीं बल्कि सच में विक्की ही बोल रहा होता था, जो तुम्हारे ही कमरे में कहीं छुपा होता था, जिससे कि तुम्हें किसी सपने का वहम होने लगा। उन दिनों मैं तुम्हारे साथ नहीं होता था क्योंकि मैं बाहर काम के सिलसिले में गया हुआ था। मैं उनका प्लान पहले ही सुन चुका था। वो किसी से फ़ोन पर डिस्कस कर रही थी। तभी मैंने किरण को रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा तैयार कर लिया और तुम्हें कब्रिस्तान आने का कह दिया। विक्की की कब्र में तुम्हें दफन करके किरण तुम्हारा और मेरा चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया और अब दोनों माँ बेटा पुलिस की हिरासत में हैं। मैंने निहाल का हाथ मजबूती से थाम लिया था क्योंकि मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया था, निहाल जैसे अच्छे जीवन साथी के रूप में। हम घर आए तो मैंने सुना कि मेरे पापा को पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। उन्होंने जुर्म किया था जिसने उनके दिमाग पर असर डाल दिया था। पड़ोसी उन्हें पागल खाने छोड़ आए हैं। मैंने अपने भाई सुफियान को अपने पास ले आई और फिर निहाल से इजाज़त लेकर मैं अपनी माँ को भी अपने साथ ले आई थी। कुछ समय बाद मेरी गोद में एक नन्ही सी परी उतरी थी जिसने ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।